नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम ढकाईच पंचायत के छोटका ढकाईच गांव में हैं और यहाँ पर हमारे साथ हैं अशोक प्रधान जी, समाज सेवी। साथ ही साथ ये राउरकेला, उड़ीसा राउरकेला में सर पोस्टेड हैं और व्यवसाय है इनका सर का। और यहाँ पर एक इन्होंने एक अच्छा काम किया है कि यहाँ स्कूल में जो ढकाईच स्कूल से जो बच्चियां मतलब स्कूल टॉपर रही हैं, अब बच्चे कोई मतलब लड़के नहीं टॉपर दिखे, बच्चियां टॉपर दिखी तो उनको प्रोत्साहित किए हैं सर। और जिसका आप टीएनएफ न्यूज पर जाकर के देखे होंगे, हमने वहां पर दिखाया है पूरा विस्तार से, वो उन बच्चियों को पुरस्कार देते हुए प्रोत्साहित करते हुए। तो अभी सर से हम ये दूसरा इंटरव्यू हम नेशन ट्रूथ के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनसे थोड़ा सा पॉलिटिकल पर आएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स से पहले गांव के तरफ दिलचस्पी सर की है। शहर में रहते हैं लेकिन गांव के तरफ विशेष रुचि है, बच्चों के प्रति विशेष रुझान है और उससे जुड़ी हुई। लेकिन हम सबसे पहले आज हम सर से सवाल करेंगे कि सर, अभी मोदी सरकार का जो 5 किलो राशन का है जो बांटा जा रहा है और फ्री राशन, और यहाँ पर जो राशन वितरण किया जा रहा है, ये इस पर आप सर आप अपना ओपिनियन दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा झोल भी पता चल रहा है कई जगह से। मैं एक्चुअली क्या है कि आप तो राशन में मतलब कि ये जो ये डीबीटी मतलब कि जो ये आधार से जो लिंक हो गया उसमें तो डीलर के पास कोई और चॉइस नहीं है। बट एक चॉइस है, जो कंज्यूमर है उसको जो 5 किलो राशन मिलता है, मैं जब गांव आता तो देखता हूँ कि वो राशन के दुकान पर ले जाकर बेच देता है। वो कोई भी हो, उच्च माने हाँ हाँ। जो सामान्य वर्ग का आदमी हो, या पिछड़ा हो या दलित हो, वो सबका वही हाल है। सबका वही हाल है कि मतलब वहां से कोटा से उठा रहे हैं और अपने ले जाकर के दुकान पर बेच दे रहे हैं, खरीदने के लिए वो दूसरा यूज कर रहे हैं। जी, तो यहाँ खरीदार बैठा हुआ है, तो इससे क्या फायदा हो रहा है? मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका कुछ दूसरा उपाय सोचिए। अगर आप आदमी को हेल्प ही करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा सिस्टम निकालिए कि जिससे कि आदमी उसका कुछ यूज कर सके। और एक बात है, ये जो किसान का सम्मान निधि योजना जो दे रहे हैं मोदी जी, 6,000 रुपया, तो महीने का 500 रुपया हुआ। एक किसान का 500 रुपया महीने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ना उसका खर्चा होगा, ना एक वो ये आपका खाद का पैसा हो रहा, ना कुछ हो रहा। बस ये लेबल लग जाता है कि हम दे रहे हैं। अरे ऐसा कुछ दीजिए कि किसान का काम है। दूसरी बात है कि मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सर्वे कराइए, जो खेती करता है उसी को पैसा दीजिए। अब जैसे मेरे जैसा आदमी है, मेरे जैसे बहुत आदमी है जो कि बाहर रहता है, खेत बटैया पर दे दिया है, तो हमको सम्मान निधि योजना मिलने का क्या मतलब बनता है? कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे बहुत आदमी है जो उस पैसे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, हम यूएस ट्रेड डील जो अभी हाल फिलहाल में सर हुआ है, महज एक सप्ताह पहले, जिसके बाद सरकार घेरे में है, विपक्ष के घेरा में, और इस डील में सबसे बड़ा लॉस किसानों को ही होने जा रहा है। जो बताया जा रहा है कि आपके यहाँ जो बाजार भाव उपलब्ध होगा उससे कम रेट में वहां से आपका आ जाएगा यहाँ पर माल और वो बिकने लगेगा। तो किसान तो ऐसे ही पहले मार झेल रहे हैं सर, मौसम का मार झेल रहे हैं, और उसके बाद से जब इनका फसल तैयार होता है तो बाजार में जो मंदी का भाव रहता है उसकी मार झेल रहे हैं। तो ऐसे में मोदी जी के इस फैसले को आप कहाँ देखते हैं सर? देखिए, यूएस और इंडिया का जो डील हुआ ना, तो यूएस गवर्नमेंट जो है वहाँ के किसानों को भारी मात्रा में सब्सिडी देती है, जो कि इंडिया में है नहीं। इंडिया में मोदी जी केवल 6,000 रुपया देते हैं। और हमारा जो जो माल जा रहा है वो 18% से शुरू हो रहा है, टैरिफ के बाद वहां शुरू होगा। उसका जो माल आ रहा है वो 0% में आ रहा है। ठीक है। और हमारा जो किसान, जैसे मक्का का किसान हुआ, कपास का किसान हुआ, वो तो बुरी बुरी तरह मारे जाएंगे। दूसरी बात है कि गारमेंट्स एक्सपोर्ट जो है वो बांग्लादेश के साथ भी, यूएस आपके साथ भी किया, बांग्लादेश के साथ भी अभी कर लिया। और बांग्लादेश बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। ठीक है। आपके साथ में जो रियायत कर रहा है वियतनाम के साथ वही कर रहा है, और वो आपका बांग्लादेश के साथ वही कर रहा है, आपके साथ कोई कम नहीं कर रहा। तो आप माल बेचोगे कहाँ? दूसरी बात है कि हमारा जितना भी एक्सपोर्ट होता है, हमारा इंडिया का शायद $125 मिलियन है टोटल, मतलब कि एक्सपोर्ट, जिसमें से $85 मिलियन जो है यूएसए को होता है। यूएसए को $85 मिलियन होता है, और वो यूएस डील में है कि 2030 तक आपको $500 मिलियन ले जाना है। इसका मतलब आप कितना घाटा उठाएंगे, आप सोच लीजिए।
दूसरी बात है कि आप रसिया से तेल खरीद रहे थे, आपको सस्ता तेल मिल रहा था। बिल्कुल। अब आप रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिए हैं। अब बेंजुएला वाला तेल आप लेंगे, तो आप सोच लीजिए कि रसिया आपके बगल में आप तेल ला रहे थे, ट्रांसपोर्टिंग भी कम था। आप अमेरिका से तेल लाएंगे तो क्या भाव का पड़ेगा। आप अमेरिका से फाइटर विमान खरीदेंगे, नो डाउट टेक्नोलॉजी में अमेरिका का फाइटर विमान बहुत है, अरे वो भी तो बहुत सर वो आगे है, अपना वेस्ट सामान न बेचने वाला है ठीक सर। है, लेकिन वो एडवांस टेक्नोलॉजी थोड़ा बेच रहा ये है। मान के चलिए कि आप जो राफेल भी खरीद रहे हैं और वो अमेरिका से कोई टेक्निकल नो हाउ आपको नहीं दे रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि आपको इंडिया में कैसे बनाना है, ये जान लीजिए। क्योंकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फ्रांस से मतलब कि सोर्स कोड मांगते रह गया इंडिया, लेकिन वो दिया नहीं। तो अब इस डील पे यार मेरे को क्या बोलना है, आप तो अच्छा चर्चा ही हम है। एक सवाल और लेंगे सर कि इसमें जैसे अभी आप बताइए कि एक डील भारत के साथ भी अमेरिका का हुआ है, एक डील बांग्लादेश के साथ हुआ है। भारत के डील में 18% का एक तरफ से बेड़ी है जिसमें भारत जकड़ा हुआ है, और बांग्लादेश फ्री मैदान में दौड़ेगा 0% की टैरिफ पर। तो इस तरह के दोगलेपन वाली नीति जो डोनाल्ड ट्रंप का है, जिसको मैं अक्सर सनकी ही कहता हूँ, मैं उसको तो कभी सम्मान से नाम लेता नहीं हूँ ट्रंप का, और उसको सीरियस लेता भी नहीं हूँ, लेकिन इसको आप कहाँ देखते हैं भारत के मतलब वो प्रधानमंत्री के चल के साथ पर्सनल अदावत हो या जो कुछ भी हो, लेकिन वो भारत के लोगों को लगातार जलील कर रहा है। क्या भारत को अमेरिका से बाहर निकल करके कोई मैदान नहीं है जहां पर वो ये काम कर सकता है? अमेरिका के देखिए, साथ जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जो है वो व्यापारी है, ठीक है। एक व्यापारी अपना व्यापार पहले देखेगा, अपना हित देखेगा। वो डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लिए अच्छा कर रहा है, अब हमको देखना है कि हम कहाँ करें, नहीं करें। आप ये बगल में आप भी अपने को सुपर पावर बोलते हैं, बगल में चाइना है। चाइना तो अमेरिका पे डिपेंड नहीं है, नहीं है। ठीक है। चाइना अगर अमेरिका बंद कर रहा तो हम और सारा ऑप्शन यूरोपियन कंट्री में करेंगे, वही ठीक है कह ना। रहे हैं ना, वही हम भी कहना चाह रहे हैं सर। अच्छा एक चीज सर, मान के चलिए कि ठीक है डील अगर विदाउट 0% टैरिफ पर नहीं हो सकता था, तो जो पिछला रेट था 3% टैरिफ का अमेरिका पर ये होता था, 3 को 18 क्यों करने दी मोदी सरकार? क्या ऐसी जो मजबूरी थी? अब तो ये क्या है ना कि मनोज जी, ये तो मतलब अंदर की बात है। जरूर वो अमेरिका का कुछ बड़ा दबाव है, अमेरिका से भारत डर रहा है तभी ना कर रहा है। क्या एप्स्टीन फाइल इसका वजह हो सकता है क्या? नहीं नहीं, एप्स्टीन फाइल में हो सकता है कि देखिए अभी हरजीत तो पुरी जी का नाम आ गया है, जो कि उड्डयन मंत्री है, लेकिन मोदी जी का उतना नाम नहीं आया। लेकिन हो सकता है कि और सारे लोगों का बहुत सारा जो अनडिस्क्लोज नेम अभी है, सर लेकिन एप्स्टीन फाइल ही जब वो ये इशू नहीं है। मोदी जी सर जब 14 में शपथ लिए, 23 मई 2014 को जब शपथ लिए पहली बार, तो 23 मई के बाद से नवंबर तक में 14 बार मिले हैं जेफरी एप्स्टीन से आपके हरदीप सिंह पुरी, उस समय राजदूत थे वहां पर। और कुछ कुछ दिन तक लगातार दो तीन बार, तो दो तीन तीन दिन मतलब पर डे मिले, यहाँ तक कि उसके घर तक जाकर के खाना खाए। जिसको आज आपके समझिए डिजिटल मीडिया के जो ईमानदार पत्रकार हैं, हम लोग जैसे साफ सुथरा बोलते हैं, ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि इसको इस चीज को यहाँ से देखा जा रहा है कि मोदी जी शायद हरदीप पुरी को कह रहे थे कि आप जेफरी एप्स्टीन से मिल करके ट्रंप से मिलने का वक्त मुकर्रर करो, नेतन्याहू से मिलने का वक्त मुकर्रर करो। तो उन दोनों से मिलने की लालसा ने जेफरी एप्स्टीन से इनकी मुलाकात इतनी बार करवाई। देखिए, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जब डील नहीं हुआ था तो इंडिया का एक लॉबी अमेरिका में काम कर रहा था, जिसके पीछे करोड़ों रुपया इस सरकार दे रही थी कि आप किसी तरह डील करवाओ, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, मैगजीन में ओपन है। दूसरी बात है एपेस्टीन में आपका हरदीप पुरी का, तो ये पुरी जी का नाम तो खुल के आ गया है। ये लियासनिंग कर रहे थे वहां पर कि इंडियन जो है गवर्नमेंट का, ब्यूरोक्रेट्स का, ये लियासनिंग कर रहे थे अमेरिकन गवर्नमेंट से, ठीक है ना। अब एपिस्टीन का तो अब खुल के नाम आ गया है। अब इंडिया के गवर्नमेंट के कौन कौन लोग, बड़े लोग इसमें हैं, अब ये तो धीरे धीरे पर्दा खुलेगा। 4 नाम तो आ गया है ना सर, प्रधानमंत्री मोदी का भी कुछ ईमेल के जरिए नाम आया है, डॉक्टर दीपक चोपड़ा का नाम आया है, हरदीप सिंह पुरी का है, अनिल अंबानी का तो मतलब अश्लील चैट भी सामने आ गए हैं। तो आपको नहीं लगता सर, जहां 18 देशों में इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं, सीनियर लेवल पर, टॉप लेवल पर जो लीडरशिप है वहां इस्तीफा हो रहा है, और यहाँ पर हरदीप पूरी एकदम गेड़ूर मार के बैठे हुए हैं, इनको रिजाइन नहीं करना चाहिए? देखिए, अभी क्या है ना, इंडियन पॉलिटिक्स में मोरालिटी नाम का कोई चीज नहीं है।
हम लोग पढ़ते थे कि एक बार हम लोग बगल डुमरांव स्टेशन पर तूफान मेल का एक्सीडेंट हो गया था। जी उस समय रेलवे मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो इमीडिएट रेजिग्नेशन दे दिया। तो वो उसमें क्या है कि मोरल ग्राउंड में दे दिया, अब तो मोरल बचा ही नहीं। मोरल बचा नहीं। जब एपिस्टीन में आपका नाम आ गया, नाम ही आना काफी है आपका रेजिग्नेशन जी के लिए, बिल्कुल। ठीक है ना। सर एक एक चीज हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे फ्लैशबैक में। मोदी जब वाजपेयी जी की सरकार थी इसी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें सिर्फ एक घोटाले में उनका नाम मात्र भी आया था, नाम सिर्फ आया था अडवाणी जी का। उन्होंने तुरंत रिजाइन कर दिया और कहा कि हम जब तक इससे बरी नहीं होंगे तब तक कोई पद नहीं लेंगे। और आज वही भारतीय जनता पार्टी डंका बजाने की बात करती है, विश्व गुरु की बात करती है। उसी भारतीय जनता पार्टी में जलील पर जलील भारतीय जनता पार्टी होते रहती है, लेकिन रिजाइन नहीं किया जाता है, इस्तीफा नहीं दिया जाता है। चाहे कितना भी बड़ा रेलवे हादसा हो जाए, अश्विनी वैष्णव इस्तीफा नहीं देंगे। उसके बाद से सरकार सदन में घिरती रहे, सदन चले न चले, लेकिन किसी का इस्तीफा नहीं होगा संबंधित डिपार्टमेंट के मंत्री का। तो आप इसको क्या कहेंगे? डिक्टेटरशिप से सरकार देश चल रहा है या लोकतंत्र से चल रहा है? देखिए 1984 में भारतीय जनता पार्टी का 2 सीट था। उस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आडवाणी जी 2 पिलर थे। उस समय ये बीजेपी को कहा जाता था पार्टी विथ डिफरेंट लाइन, ठीक है ना। एक अलग उसका दिशा था, अलग मतलब कि स्ट्रक्चर था, कांग्रेस और दूसरे पार्टियों से अलग था। लेकिन 2004 2013 में जो ये सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में आई, तो मोदी जी तो वहां पर गुजरात में 16-17 साल शायद वो चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद जब ये सरकार आई 2-3 साल के बाद क्या हुआ कि अब गुजराती लॉबी हावी हो गया। अब क्या है कि 2 गुजराती मोदी जी और अमित शाह देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं, एक अनिल अंबानी और एक जो अडानी, समझे कि नहीं? जी डबल ए, जिनका जिक्र हम लोगों ने पिछले चैनल पर किया था, वही डबल ए हैं और वही लोग खरीद रहे हैं। सर का कहना ये है। जब हम लोग डीपली चर्चा कर ही रहे हैं तो एक चर्चा और भी हम लोग इसमें अछूता नहीं है, क्योंकि जिस हिंदुत्व का, जिस भागवा का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी या और मतलब फर्स्ट से अर्श पर पहुंची है सर, वही भारतीय जनता पार्टी के भागवाधारी योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सर्वोच्च धर्मगुरु के साथ जो अभद्रता या उनके प्रशासन ने अभद्रता वहां पर किया प्रयागराज में, और आज भी योगी आदित्यनाथ पीछे मतलब नहीं जाना चाह रहे हैं, वो अपने स्टैंड पर कायम है। आप इसको क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी का फिलहाल का हिंदू तो वही है कि अभी 3 महीना पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था। उस समय टोटल देश में मतलब कि हल्ला उठा। अभी देखिए बांग्लादेश जो वर्ल्ड कप में नहीं खेल रही है, उसी वही रीजन है, ठीक है ना। अब देखिए सरकार चेंज हो गया, अभी हमारे बिरला स्पीकर साहब वहाँ गेस्ट होके गए हैं। अब किस हिसाब से गए हैं? अभी तो विरोध कर रहे थे आप, और आप बांग्लादेश के एक निर्वासित प्रधानमंत्री को आप यहाँ पर दिए। आप सोचिए कि कल बांग्लादेश यहाँ के प्रधानमंत्री को दे दे वहां पर, तो कैसा लगेगा आपको? जी जी बिल्कुल। तो ठीक है, उसका मामला है, वो अपना कन्विक्शन दे, क्या करे उसका है। और बांग्लादेश के जो भी हिंदू मारे जा रहे थे वो वहां के नागरिक है, मेरे को उनसे क्या लेना देना है, ठीक है ना। बाकी यहाँ भी जो हिंदुत्व का राजनीति हो रहा है, ये टोटल वोट बैंक का राजनीति है। मैं तो यही कहूंगा कि ठीक है आप हिंदुत्व कीजिए, आज के डेट में 25 करोड़ मुसलमान है, ठीक है ना। आप उसको निकाल सकते हैं क्या? मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ, नहीं निकाल सकते हैं? उसका नागरिकता छीन सकते हैं? नहीं छीन सकते हैं। तो फिर क्या चीज का हिंदुत्व है, बताइए ना। अच्छा, मतलब इन लोग का जो ये एजेंडा है एक तरफ से मौसमी है। मौसमी है, मौसमी है। सर कहना चाह रहे हैं कि इनका एजेंडा, जो हिंदुत्व का एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, वो मौसमी है। लेकिन सर सवाल तो निश्चित तौर पर गंभीर है कि आप लोकतंत्र को कहीं ना कहीं साइड करके एकदम तानाशाही वाला रवैया अपना रहे हैं। सोनम वांगचुक जैसा युवक भारत का, जो कश्मीर का, आप सोनम वांगचुक को सर आप जानते होंगे, उनको आज जेल में डाल दिया गया है। उदयपुर जेल में है, राजस्थान के जयपुर में है जेल में। बताइए उस युवा की क्या गलती थी? वो कश्मीरियों के लिए, हक के लिए अनशन, शांतिपूर्वक अनशन कर रहे थे और उनको जेल में डाल दिया गया। आप इसको कहाँ देखेंगे? देखिए अभी 2-3 दिन पहले एक फिल्म कारा है, पन्नू पन्नू कुछ ऐसा मैं नाम बोल रहा हूँ, एक स्टेज पे फोटो लगा था राहुल गांधी का और नरेंद्र मोदी का।
तो वो आई और नरेंद्र मोदी के फोटो को नमस्कार करके बोली कि हमको भारत में रहना है अभी। तो यही मैसेज काफी है कि कितना डर है लोगों में। मैं भी फेसबुक चलाता हूँ, मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, बट बहुत सलीके से लिखता हूँ कि कल कहीं पे मेरे ऊपर केस मत हो जाए। तो अब क्या है कि लोकतंत्र नहीं है, ये लठतंत्र चल रहा है। अच्छा, आखिर में सर आप जनता को अगर एक शब्द में चाहे एक वाक्य में अगर आपको कुछ मैसेज देना हो पॉलिटिक्स पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आप देखिए, एजुकेशन सबसे बड़ा चीज है। अगर एजुकेटेड जनता है और वो किताब पढ़ती है, किताब पढ़िए आप, टीवी पे मत देखिए, क्योंकि अभी सरकारी चैनल है सब। ये लोग अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जितने भी सरकारी चैनल है, जिसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, वो लाहौर और कराची तक कब्जा करा दिए। तो मेरा कहना है कि किताब पढ़िए। अभी तो इकोनॉमिक्स का किताब, अगर इकोनॉमिक्स का जानकार से पूछिएगा तो देश मतलब कि इतना कर्जा में है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो मैं जनता से यही कहूंगा कि आप थोड़ा पढ़िए, लिखिए, प्रैक्टिकल ज्ञान लीजिए, उसके बाद वोटिंग कीजिए, जिसको भी करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको कीजिए उसको कीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी डाउनफॉल पर है अभी? देखिए, हर चीज का उदय होता और अस्त होता है। ब्रिटिश राज का कभी अस्त होने वाला नहीं था, उसका भी अस्त हो गया, तो इनका भी अस्त हो जाएगा। कौन सा बड़ा अच्छा सर, यूजीसी का जो एक मेजर वोटर तबका है भारतीय जनता पार्टी का, सवर्ण वोटर, उसी सवर्ण को यूजीसी का जो नया गाइडलाइन आया था, जिसका हम लोगों ने तो भरपूर विरोध किया था सर, हम तो उस यूजीसी पर मोदी सरकार कहीं ना कहीं सर बैकफुट पर गई। मोदी सरकार की बोली बंद हो गई। जो बात बात में मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, वो अपने मतलब इस यूजीसी पर अपने समाज के लिए कुछ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। हम तो माइक लेके घूम रहे थे, एक भारतीय जनता पार्टी का लीडर हमारे सामने नहीं आया जो यूजीसी पर एक शब्द भी बोल दे। सबने हाथ जोड़ लिया और यही कहा कि अभी 5 दिन रहने दीजिए, हम 5 दिन के बाद बोलेंगे। हम बोले आपके आका बोलने वाले नहीं है, देखिए, तो आप नहीं बोलेंगे। यूजीसी कानून जो आया, तो क्या है कि अभी यूपी में इलेक्शन होने वाला है और 80-20 का आंकड़ा है। 80 पिछड़ा दलित है, तो ये दलित पिछड़ों को खुश करने के लिए यूजीसी लागू कर दिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कानून कोई खराब नहीं है। कानून को क्यों डर रहा है ये जो है सामान्य वर्ग, कि जिस तरह दहेज का में लड़कियां उत्पीड़न में अपने सास ससुर को फंसा रही थी, एसटी/एससी एक्ट में क्या हो रहा है कि कहीं पर जानबूझकर फंसा दिया जा रहा है सामान्य वर्ग को। तो सामान्य वर्ग को यही डर लग रहा है कि कहीं जानबूझकर हमारे लड़कों को ना फंसा के करियर खराब कर दिया जाए। और कोई कानून खराब नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। इसका यूज खराब होता है और यूज ही अच्छा, जो 2012 वाला रूल था सर, उसी में तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जा सकता था। तो क्या करेंगे, ये तो मतलब कि ये इलेक्शन आ रहा है, यूपी में इलेक्शन है, 80% वोटर वो है, तो आपको देखेगा कि आप तो ये भूमिहार राजपूत कायस्थ लाला का तो कोई पार्टी नहीं है, इनको तो देना ही है, मरो चाहे करो। ये वही वाला है, दूसरे के शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल है। अच्छा, एक आखिर सवाल सर, आखिरी सवाल, और यहीं पर बाइंड अप करेंगे हम इस इंटरव्यू का। मोदी सरकार की सर 12 वर्षों में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? ऑप्शन ये है कि 24/7 चुनाव जीतना, ये पहला ऑप्शन है सर। दूसरा ऑप्शन है हिंदू मुसलमान करना। तीसरा ऑप्शन है जितना हो सके बातें बोलना और लोगों को अपनी बात से प्रभावित करना और लोगों को भ्रम में रखना, और लेकिन उसे धरातल पर करना नहीं। ये 3 ऑप्शन है। इस 3 ऑप्शन में आप मोदी सरकार को कहाँ देखते हैं? मेरा तो अगर ऑप्शन रहे तो तीनों ऑप्शन में ये लागू होता है। तीनों लागू होता तीनों है। सही है। लेकिन आज सबसे बड़ी उपलब्धि तो भारतीय जनता पार्टी की, ये आप नहीं मानेंगे कि चुनाव जीतना ही है? तो चुनाव कैसे जीतेंगे? हिंदू, दूसरा ऑप्शन हिंदू मुस्लिम करेंगे तब। तीसरा ऑप्शन लोगों को भरमा के और गलत तथ्य दे के लोगों को उनका मीडिया जो है प्रचार करेगा, तब जीतेंगे। अगर मोदी जी के कार्यकाल का 12 वर्षों के कार्यकाल को अगर 10 में से अगर नंबर देना हो तो आप कितना नंबर देंगे? मोदी जी ने जितने सपने देश को दिखाए उसमें से वो कितना पूरा किए? देखिए, मोदी जी के काल में एक चीज तो हुआ है, रोड बना है, ठीक है, रेलवे थोड़ा विकास किया है, तो हम 10 में से 5 नंबर देंगे उनको। 5 नंबर जी। मोदी सरकार 50% पर अभी भी है अशोक सर के हिसाब से, और सर
आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के लिए वक्त दिए। और फिर हम जल्द ही सर से मिलेंगे, अगर इस क्षेत्र में सर रहे तो हम जरूर सर से फिर मिलेंगे। आप सब देखते रहिए, कहीं नहीं जाइए। और चैनल पर अगर पहली बार हो, नया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका चैनल है, आपका अपना आवाज है, और सच से सामना यहीं पर होता है, क्योंकि बेबाक बातें बिना किसी भय के यही की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।